नव संस्थावाद, नव संस्थागत उपागम। तो इसमें जो है संस्थागत तथा नव संस्थागत उपागम दोनों पहले साथ में समझिए। ये आप लोगों का जो नेट जीआरएफ का जो यूनिट 4 है उसमें ही ये टॉपिक लिखा गया है। तो इसमें जो है पहले संस्थागत उपागम समझिए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसको बोलते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले एक अर्थ जानिए, फिर इसका विशेषता जानिए। और ये जो नव संस्थागत उपागम है, तो नव संस्थागत उपागम में भी इसका अर्थ जानिए। इसमें कुछ जो विचारक हैं वो मिलाने को आते हैं, तो विचारक का नाम भी ध्यान रखना है। कुछ पुस्तकें हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें विचारक हैं। फिर इसका कुछ विशेषता जानिए, और फिर इसको हमने यदि ए मान लिया संस्थागत उपागम को, नव संस्थागत को बी मान लिया, तो ए तथा बी में अंतर भी जानना है जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये जैसे नव संस्थागत उपागम है तो ये आप लोग सिलेबस में नया रखा गया है, पहले जो सिलेबस था उसमें नहीं था। अब जानते हैं कि जो आजकल आता है उत्तर आधुनिक समाज से संबंधित जो भी चीजें हैं उससे ज्यादा प्रश्न आ रहा है। तो हम लोगों को नया सिलेबस भी, आप देखे होंगे कि पुराने सिलेबस में ये सब चीजें नहीं थी, तो नए सिलेबस को ध्यान में रखना है। और आप लोग जो लेक्चरशिप का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, तो ये सब प्रश्न उसमें पूछना शुरू भी कर दिया है। वो भले ही सिलेबस आपका छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन भाई तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई 10 क्लास 15 क्लास में नहीं हो सकता है। और तभी हम लोग देखिए इसका 300 वीडियो बना रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे का लगभग 300 वीडियो सोचिए। लगभग इसका 35 बुकलेट भी है। हर यूनिट पर जो है हम लोग अलग से प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं 1500-2000 क्वेश्चन के हर यूनिट पर। तो सोचिए लगभग यदि 1500 प्रश्न यदि हम लोग बना रखे हैं, 10 यूनिट है, ये सोचिए कि 15,000 प्रश्न हैं लगभग। वैसे तो कुल मिला के 20,000 प्रश्न हैं, लेकिन 15,000 प्रश्न जो है आपको 1500 प्रश्न हर यूनिट में आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि संस्थागत उपागम कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। संस्थागत उपागम का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, तो जो प्राचीन उपागम है एक आधुनिक होता है, एक प्राचीन होता है। तो ये जो संस्थागत उपागम है यह भी देखा जाए तो प्राचीन काल से ही शुरू हुआ। कुछ आधुनिक विचारकों ने भी इसको स्वीकार किया। जैसे आप देखते हैं कि अरस्तु है 158 संविधानों का अध्ययन किया। आज भी देखिए चाहे बार्कर, चाहे लास्की, चाहे फेडरिक, हरमन फाइनर, मुनरो, इस तरह के जो विचारक हैं आज भी इसका समर्थन करते हैं। जैसे बार्कर है, जैसे लास्की को लीजिए, लास्की भी समर्थक है। जैसे फेडरिक है, फेडरिक भी समर्थन करता है। हरमन फाइनर भी समर्थन करता है। आप लोग पढ़ते होंगे आग व जिंक, ये भी समर्थन करता है। मुनरो भी समर्थन करता है। तो ये सब विचारक इसके समर्थक है। वाल्टर मुनरो, C.F. स्टांग भी इसका समर्थन करता है।
स्ट्रांग, साराटोरी भी है। और देखिए एक विचारक है न्यूज, उसको बोलते हैं रिचर्ड न्यूज डॉट, ये भी समर्थन करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो संस्थागत उपागम है वह भी एक प्रकार से प्राचीन काल से उसका विकास हुआ, आधुनिक काल तक चल रहा है। इसमें जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो औपचारिक संस्थाएं हैं, उन औपचारिक संस्थाओं का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, औपचारिक संरचनाओं पर बल दिया जाता है। अरस्तु से लेकर पोलिबियस तक, और आधुनिक काल में ब्राइस से लेकर, ब्राइस भी समर्थन करता है, फाइनर तक इस संस्थागत जो उपागम है उसका समर्थन इन विचारकों ने किया है। अब जो आधुनिक विचारक हैं उसमें थोड़ा सा संस्थाओं में दलीय व्यवस्था को भी शामिल कर देते हैं, हित समूहों को भी शामिल कर देते हैं। इसीलिए हम लोग इसको जो है संरचनात्मक उपागम भी कह देते हैं। इसी को हम लोग जो है संरचनात्मक उपागम भी कह देते हैं वर्तमान में। संरचनात्मक उपागम भी कह देते हैं। और ये जो संस्थागत उपागम है, इसका उदाहरण जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। जब आप लोगों को एक दिन बताया था डेविड स्टर्न और आमंड, तो डेविड स्टर्न का जो उपागम है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, और आमंड पढ़ाया था। और आमंड का जो उपागम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, या इसी को इनपुट आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन, या इसी को स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था। और मैं बताया कि हम लोग यहां पर अपना ध्यान संस्थागत उपागम क्या है, तो मैं बता रहा था कि यह उपागम जो है, पहले 2 लाइन अर्थ लिखिए। तो विचारक तो ये रहा, विचारक तो आप लोगों को लिखवा दिया, अर्थ लिखिए। यह उपागम सरकार के अंगों डैश विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे राजनीतिक संगठनों की औपचारिक संरचना पर बल देता है, औपचारिक संरचना पर बल देता है। औपचारिक संरचना पर बल देता है। और मुख्यतः विकसित देशों के शासकीय प्रणाली को मानक मानकर, विकसित देशों के शासकीय प्रणाली को मानक मानकर अपने सिद्धांतों की रचना करता है। भाई उपागम मतलब होता है, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। मैं आप लोगों को बताया भी था, और जब कराया था तो आप लोगों को बताया था परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम में अंतर बताया था। तुलनात्मक जो राजनीति है
उसको तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, उसकी क्या विषय वस्तु है, क्या महत्व है, क्या समस्या है। फिर तुलनात्मक पद्धति क्या होता है, वो भी आप लोग सिलेबस में है। तुलनात्मक पद्धति के बारे में बताया था कि वो क्या चीज होता है, क्या उसका महत्व है। और एक चीज हम लोग को इसमें नौ संस्थागत उपागम, तो बिना संस्थागत उपागम जाने नौ संस्थागत उपागम समझ में नहीं आएगा, तो दोनों को मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं। तो पहले संस्थागत उपागम बता रहा था कि विकसित देशों की शासकीय प्रणाली का चुनाव, विकसित देशों की शासकीय प्रणाली को मानक मानकर विवेचन किया जाता है, और इसमें व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। अब जैसे समझिएगा, थोड़ा सा मैं बोलता हूं, सुनिए। आप देख रहे हैं कि ये जो उपागम है, अरस्तु के समय से ही संविधान का जो उससे वर्गीकरण किया, तुलनात्मक दृष्टिकोण जो प्रस्तुत किया, और वर्तमान में भी जो है, चाहे बारकर, चाहे लास्की, चाहे फ्रेडरिक फाइनर, ये सब विचारक इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो ने जो शुरू किया था, प्लेटो से लेकर एडमंड बर्ग तक, एडमंड बर्ग में आप लोगों को पढ़ाया था थिंकर में, तो ये सब विचारकों ने क्या किया, इतिहास, दर्शन शास्त्र, विधि शास्त्र, इन सब चीजों का प्रयोग किया, और इन्हीं सब मूल्यों के आधार पर जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब संकल्पनाओं का जन्म हुआ। इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब फिर आप देखते हैं कि चाहे प्लेटो हो, चाहे कांट हो, चाहे हीगल हो, उन लोगों ने राज्य को ही आदर्श मान लिया। भाई जैसे मैकियावेली है, हाब्स है, सत्ता को ही मान लिया। ग्रोसियस है, चाहे बेंथम है, ऑस्टिन है, डायसी है, इन लोगों ने जो है विधि को ही उपागम मान लिया। तो आप देखते हैं कि ये सब हमारे यहां चलता रहा, लेकिन अब समस्या ये हुआ कि इससे राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो पा रहा था। अब राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, इन सब चीजों को जो है आधार बनाया गया। तो इन सब पहलुओं को जो आधार बनाया गया, उसी को हम लोग संस्थागत उपागम कहते हैं। और यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे आग और जिंक है, इसकी एक किताब बहुत फेमस है, मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट। आता भी ये मिलाने को, मुनरो को भी एक रचना है, मैं लिख देता हूं दो चार। मुनरो की भी एक रचना है, द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप। देखिए फाइनर ने भी एक किताब लिखा था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति में किताब बहुत आता है, तो जहां जहां जरूरत होगा मैं भी लिखवाऊंगा, और आप लोगों के नोट्स में भी किताब मैं लिख कर दिया हूं, उसमें से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनर की जो किताब है मॉडर्न यूरोपियन गवर्नमेंट, मॉडर्न यूरोपियन गवर्नमेंट, और लास्की ने भी जो किताब लिखा था, लास्की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन लास्की की एक किताब है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड और अमेरिकन प्रेसिडेंसी
इन दोनों किताबों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। लिख देता हूं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, और एक किताब और भी है लास्की की, अमेरिकन प्रेसिडेंसी इन दोनों किताबों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि इन विचारकों ने जो है, दो चार में विचारक लिखा कि इन विचारकों ने जो है संस्थागत उपागम का प्रयोग किया। अब यहां पर थोड़ा सा इसका विशेषता लिखिए कि संस्थागत उपागम है, इस संस्थागत उपागम की क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, कुछ विशेषता लिखिए। देखिए, वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति का ये लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि तुलनात्मक राजनीति में जो है वर्णन पर ज्यादा बल देते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के वर्णन मात्र से ही ये लोग संतोष कर लेते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक अध्ययन का प्रयोग करते हैं, अर्थात राजनीतिक संस्थाओं के वर्णन करने पर ज्यादा बल देते हैं, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन करने पर ज्यादा बल देते हैं। और दूसरा बात देखिए, अभी मैं बता रहा था कि जो पश्चिमी मॉडल है उसको ये लोग मानक मान लेते हैं, इसलिए आदर्शवादी भी अध्ययन कुछ संस्थाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर लिया जाता है। जैसे 2 दलीय व्यवस्था को मान लिया गया और उसके आधार पर सब देशों के दलीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 2, आदर्शवादी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, अर्थात कुछ संस्थाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कुछ संस्थाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को आदर्श मानना, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को आदर्श मानना। और तीसरा बात समझिए, ये लोग कानूनी पहलू पर बल देते हैं, औपचारिक पहलू पर बल देते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं उस पर बल दिया जाता है। संविधान द्वारा जो नियमित संस्थाएं हैं, संविधान द्वारा निर्मित जो संस्थाएं हैं, उसके स्वरूप पर, उसकी प्रकृति पर, कार्यप्रणाली पर ये विद्वान ज्यादा बल देते हैं। नंबर 3, मुख्यतः कानूनी तथा औपचारिक संस्थाओं पर ज्यादा बल दिया जाता है, कानूनी तथा औपचारिक संस्थाओं पर ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति, कार्यप्रणाली आदि का अध्ययन किया जाना। इसी का देखिए, ये लोग जो है पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था पर ही अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं। यूरोप की जो संस्कृति है उसके राजनीतिक जीवन का इसमें ज्यादा अध्ययन किया गया। नंबर 4, पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ज्यादा बल देते हैं। जैसे यूरोप की राजनीतिक संस्कृति को आधार बनाना, यूरोप की राजनीतिक संस्कृति को आधार बनाना, यूरोप की राजनीतिक संस्कृति को आधार बनाना। अब जैसे समझिए, आप देखते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है
यह दृष्टिकोण मुख्यतः क्या है? यह दृष्टिकोण जो है संस्था पर बल दे रहा है। संविधान को राष्ट्रीय सरकार का मूल आधार मानता है। एक पॉइंट और लिखिए, संविधान को राष्ट्रीय सरकार का मूल आधार मानता है और इसकी तुलना राष्ट्रीय सरकारों के उन क्रियाकलापों से करता है जो संविधान द्वारा नियत किए गए हैं, इसलिए देखिए कुछ विचारक इसको कानूनी दृष्टिकोण भी कह देते हैं। अब मैं बताया कि इसकी समस्या है, भाई इसकी समस्या थी संस्थागत उपागम की, तभी तो जो है 9 संस्थागत उपागम का जन्म हुआ। इसकी समस्या क्या थी? ऐसे सुन लीजिए, इसकी समस्या क्या थी? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये किसी विधायिका की तुलना विधायिका से कर देना, यह तो केवल सतही है। आप केवल औपचारिक अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो बताइए, कहने और करने में अंतर होता है ना। तो आप देख रहे हैं सोवियत संघ में तो संविधान था, लेकिन सोवियत संघ के संविधान के अनुसार कहां सरकार चलती थी? भाई आज भी ब्रिटेन का संविधान पढ़िए तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आज भी वहां निरंकुश राजतंत्र ही है, लेकिन व्यवहार में देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो संस्थागत दृष्टिकोण है राजनीति की गतिशीलता को ध्यान में नहीं रखता। भाई ऐसे समझिए, आसान उदाहरण बताते हैं। संघात्मक व्यवस्था भारत में है, भाई यूनियन ऑफ स्टेट भले ही कहते हैं कनाडा से प्रभावित है, लेकिन है तो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ही तो आधार है, उसमें एकात्मक लक्षण मिलाया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था। अर्ध संघीय व्यवस्था का मतलब संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण मिलाया जाना। एकात्मक में संघीय नहीं मिलाया गया है, अर्ध एकात्मक नहीं कह सकते हैं, अर्ध संघीय कहेंगे, क्वाजी फेडरल सिस्टम कहेंगे, किसी भी साहब ने कहा। तो आप देखते हैं कि 1950 में हमारा संविधान जो है लागू हो गया। भाई 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया, लेकिन आज तक संघीय व्यवस्था में कितना बदलाव आया है? शुरुआती दौर में यूनिटरी फेडरलिज्म था, एकात्मक संघवाद था, केसीवीआर साहब ने भी कहा। बाद में आप देखते हैं जब जनता पार्टी की सरकार आई तो सौदेबाजी संघवाद, बार्गेनिक फेडरलिज्म आ गया। मोरिस जोन्स साहब ने उसको बार्गेनिक फेडरलिज्म कहा। फिर आप देखते हैं कि 1990 के बाद गठबंधन सरकार चलने लगी, वैश्वीकरण की परिस्थिति आ गई, तो ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम दे दिया, सहकारी संघवाद नाम दे दिया। फिर आप देखते हैं कि 2000 के बाद जो है सरकार कभी कठोर कभी नरम होने लगी केंद्र सरकार, तो लिविंग स्टोन ने जो है इसको मार्बल केक फेडरलिज्म नाम दे दिया। अब फिर आप देखते हैं कि 2014 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जो है कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम दे दिया, प्रतियोगी सहकारी संघवाद नाम दे दिया। तो आप देखते हैं कि संघवाद का स्वरूप बदलता रहा है। तो अब बताइए, यदि हम लोग जो है संस्थागत अध्ययन करेंगे तो भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। इसलिए यह उपागम जो है कमजोर पड़ने लगा और हम लोगों ने धीरे धीरे जो है अब यह सोचना शुरू कर दिया कि नए उपागम पर काम किया जाए।
और इन्हीं सब चीजों के कारण जो है नव संस्थागत उपागम को बढ़ावा मिला। क्लियर? अब नव संस्थागत उपागम क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। नव संस्थागत उपागम, नव संस्थागत उपागम जो है जिसमें अभी बताया, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो पहले चालन समझिए, तो इसका विशेषता लिखिएगा। देखिए क्यों आया, ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया। इस उपागम का जन्म क्यों हो रहा है, ये उपागम क्यों आया है, ये तो हम लोग क्लियर हो गया। अब ये उपागम क्या कहता है, देखिए परंपरागत ऐसे समझिए कि एक तो मैं उस दिन समझाया भी था आप लोगों को कि परंपरागत उपागम, तो परंपरागत उपागम किसको स्वीकार करता है, मूल्य को, मूल्य पर ज्यादा बल देता है। अब फिर आप देखते हैं कि परंपरागत उपागम के बाद क्या आया, व्यवहारवाद, जो तथ्य पर बल देता है। और फिर मूल्य और तथ्य दोनों मिलाकर क्या आया, उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो ये उत्तर व्यवहारवाद जो है नव संस्थागत उपागम, नव संस्थागत उपागम, ये अपने पहले दिमाग में रखिए। तो आप देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने जो है परंपरागत उपागम को अस्वीकार कर दिया, उसकी आलोचना की, और तथ्य को स्वीकार कर लिया, फैक्ट को स्वीकार कर लिया। ये लोग वैल्यू पर ज्यादा बल देते थे और ये लोग फैक्ट पर ज्यादा बल देने लगे। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने लगे, प्राकृतिक विज्ञान बनाने लगे, प्राकृतिक विज्ञान बनाने लगे, और ये नॉर्मेटिव था। तो ये जो दोनों का आपस में उत्तर व्यवहारवाद मिलाता है, ये नव संस्थागत उपागम है। इन लोगों का जो व्यवहारवाद का जो वैज्ञानिक पद्धति था, जो वैज्ञानिक पद्धति था, और इन लोगों का जो मूल्यात्मक पद्धति था, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नव संस्थागत उपागम करता है। और जानते हैं कि जो नव संस्थागत उपागम है, इस नव संस्थागत उपागम ने खास तौर से 1960 के बाद, 1960 के बाद जो है ये उपागम जो है प्रचलित होना शुरू हो गया। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है खास तौर से जो पहले उपागम थे, संस्थाओं पर बल देना, उन संस्थाओं पर बल देने की जगह पर ये लोग जो है धीरे धीरे क्या किए कि संस्थाओं के साथ व्यक्तियों को भी मिलाना शुरू कर दिए कि भाई ऐसा है कि केवल संस्थाओं का अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए नव संस्थागत जो उपागम है वो उत्तर आधुनिक समाज का उपागम है। जैसे मान लीजिए हम लोग समाज में क्रिया विधि करते हैं, आर्थिक क्रिया विधि करते हैं, तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र से प्रभावित होते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो संस्थावाद है, ये नव संस्थावाद क्या है, संस्थावाद, और संस्थावाद के साथ मिला दीजिए किस चीज को, व्यवहारवाद को। तो संस्थावाद के साथ व्यवहारवाद को मिला दिया गया और यह कहा गया कि समस्त जो प्रक्रिया है, जो उद्देश्य है, उन सब चीजों पर बल देना चाहिए। व्यक्ति के महत्व को भी इसने स्वीकार किया। इसका मतलब राजनीतिक संस्थाओं के साथ व्यक्ति के महत्व को जोड़ दिया गया कि जो संस्थागत संरचना है, जो नियम है, मापदंड है,
उसका विश्लेषण व्यक्ति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और जानते हैं कि इसका जन्म जो है अमेरिका में हुआ। और शुरुआती दौर में मैं बताया अभी आपको कि 1960 से पहले संस्थागत उपागम चलता था, 1950-55 तक संस्थागत उपागम चलता था। 1960 के आसपास जो है, आप जानते हैं कि जब परंपरागत उपागम का विरोध करके व्यवहारवाद आया तो डेविड स्टर्न ने ही व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। डेविड स्टर्न ने ही व्यवहारवाद की आलोचना की और कहा कि व्यवहारवाद प्रासंगिक नहीं है। व्यवहारवाद की जगह पर जो है उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया गया और उसी उत्तर व्यवहारवाद से ही नव संस्थागत उपागम का संबंध है। तो नव संस्थागत उपागम जो हम लोग की राजनीतिक आर्थिक संरचना है, उस राजनीतिक आर्थिक संरचना में व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करता है। भाई 1980 आते आते जो है परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ गया। आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप का स्वरूप बदलने लगा और लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को सिर्फ जो है राजनीतिक क्रियाकलाप का अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलाप को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि जब ये सब बात होने लगा, इन्हीं पहलुओं से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्हीं पहलुओं से जो है नव संस्थागत उपागम का जन्म हुआ। ये पहले 2 लाइन लिखिए भूमिका, पहले अर्थ लिखिए, फिर विचारक लिखाता हूं, फिर इसका विशेषता बताता हूं। यह उपागम संस्थागत उपागम का अगला चरण है, मतलब संस्थागत उपागम के बाद आया। संस्थागत उपागम का अगला चरण है जिसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई, जिसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई जिसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। इसको हम लोग NIA भी बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स मार्च तथा जोहान ओल्सेन द्वारा अपनी पुस्तक इन लोगों की पुस्तक है कॉमन, आप लोगों को याद होना चाहिए। इनकी पुस्तक है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, organizational politics, organization basis of politics। इस सब का प्रयोग जेम्स मार्च और जोहान ओल्सेन द्वारा किया गया। यह उपागम संस्थाओं के अध्ययन के साथ व्यक्ति के व्यवहार को मिलाता है। व्यक्ति के व्यवहार को मिलाता है। संस्थाओं की व्याख्या से आगे जाकर, भाई संस्थाओं की व्याख्या कौन करता है? संस्थागत उपागम। संस्थाओं की व्याख्या से आगे जाकर प्रशासनिक आचरण,
प्रशासनिक आचरण जैसे पहलुओं को स्वीकार करता है। और वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका विशेषता लिखिए। यह विचारक आपको ध्यान रखना है कि जमदाता है। इसके अन्य भी समर्थक हैं। एक है मैंकुर ओल्सन, मैनकुर ओल्सन, एक है बी पीटर्स, एक और भी समर्थक लिख लीजिए, गुडिन हंस डाइटर, क्लिंगमैन, पूरा लिख दीजिए, क्लिंगमैन एक ही विचारक है। लेकिन आपको ये नाम ध्यान रखना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इन लोगों की एक किताब और भी है, मार्च और ओल्सन की एक किताब है, रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन। एक इनकी किताब और भी इंपॉर्टेंट, वो भी लिख दीजिए, नंबर 2। इन्हीं लोगों की किताब है, इन लोगों की दूसरी किताब है रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन। ये 1989 की किताब है। मार्च और ऑल्सन, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक किताब और भी आई है, पीए हॉल, ये भी समर्थक है। पीए हॉल की किताब आई है, गवर्निंग द इकोनॉमी, द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन in England and France। ये भी 1986 किताब है। ठीक है, अब इसका विशेषता लिखिए, 2 4 5 विशेषता लिखिए जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, अभी मैं बताया पहला चीज कि व्यक्तिगत आचरण के साथ संरचना और संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 1, व्यक्तिगत आचरण के साथ संरचना तथा संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात औपचारिक पहलुओं के साथ अनौपचारिक पहलुओं को मिलाता है
औपचारिक पहलुओं के साथ अनौपचारिक पहलुओं को मिलाता है। और दूसरी विशेषता समझिए, यह विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा है, मतलब राजनीति को व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करता है। नंबर 2, यह विश्लेषणात्मक पद्धति को राजनीतिक व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करता है। विश्लेषणात्मक पद्धति को राजनीतिक व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करता है। और नंबर 3, नव संस्थागत उपागम। नंबर 3, यह उपागम लोकनीति तथा अन्य निर्णयों को, लोकनीति पब्लिक पॉलिसी है टॉपिक, आगे पढ़ाऊंगा, लोकनीति तथा अन्य निर्णयों को परिणाम के संदर्भ में देखता है, परिणाम के संदर्भ में देखता है। अर्थात लोकनीति आंदोलन पर ध्यान देता है, लोकनीति आंदोलन पर बल देता है। देखिए, जो सरकारी नीति है, सरकारी नीतियों के द्वारा नागरिकों की जो समस्या है, जो सुविधा है, उसका मूल्यांकन करना। या इसी प्रकार देखते हैं कि यह जो उपागम है, संस्थाओं को आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट, यह उपागम संस्थाओं को आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है। और एक पॉइंट और लिखिए, यह उपागम व्यक्ति के आचरण पर संरचनात्मक बाधाओं, व्यक्ति के आचरण पर संरचनात्मक बाधाओं के दबाव तथा तर्कपूर्ण कारकों की विवेचना करता है, तर्कपूर्ण कारकों की विवेचना करता है। देखिए, ऐसे समझिए, व्यक्ति के आचरण पर संरचनात्मक जो दबाव है, भाई संस्थाओं का जो दबाव होता है व्यक्ति के आचरण पर, उसका तर्कपूर्ण अध्ययन करना। और मैं बताया कि ये जो उपागम है, चूंकि उत्तर आधुनिक समाज का उपागम है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेशनल चॉइस अप्रोच। व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है, और ये माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, अपने लाभ हानि को समझता है, तार्किक चयन कर सकता है। तो संस्थाओं का प्रभाव जो है व्यक्ति के चॉइस पर पड़ता है। आज बाजार जो व्यवस्था है, जो वैश्वीकरण की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन करना, कि व्यक्ति और संस्थाओं के मध्य किस प्रकार से व्यवहार है, किस प्रकार से क्रियाकलाप होता है, उसका अध्ययन करना। और एक चीज इसमें और भी समझा जाता है कि ये जो उपागम है, भाई कोई भी संस्था है तो उसका समझ, उस संस्था के बारे में समझ विकसित करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। समझ विकसित करने के लिए हम लोगों को जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां की जो सांस्कृतिक जो परिवेश है, वहां का जो सांस्कृतिक परिवेश है, उस सांस्कृतिक परिवेश, वहां का जो व्यक्तिगत मूल्य है, सामुदायिक मूल्य है, उसका भी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, उसका भी अध्ययन करता है। और मैं बताया, एक विचारक है स्कॉक पोल,
स्कॉट पोल ने भी इसका समर्थन किया है। स्कॉट पोल ने कहा कि भाई जहां पर राज्य की व्यवस्था कमजोर है वहां पर भी क्रांति हो सकती है। ऐसे बताया, सोवियत संघ का उदाहरण दिया, नेपाल का भी उदाहरण लिखा, चीन का भी उदाहरण लिखा। अब बताया कि भाई चीन में वर्तमान में देखिए राजनीतिक संरचना बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वहां पर देखिए कहां क्रांति हो पाता है। हांगकांग का देखते ही हैं, बीच में आप पेपर में पढ़ते हैं फिर दब जाता है मामला। तो उसने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार पर इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और मैं बता रहा था कि और भी आप लोगों के नोट्स में मैं लिखा हूं, थोड़ा सा उसको भी पढ़िएगा। यहां पर एक चीज है, दोनों में अंतर जो करना है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये जो अंतर है उस पर ज्यादा समय चर्चा करता हूं। अंतर में जैसे नव संस्थागत उपागम और दूसरा है संस्थागत उपागम। इन दोनों में 2, 4, 5 में अंतर बताता हूं। देखिए, पहला चीज है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि नव संस्थागत उपागम जो है संस्थाओं को आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है। लिख भी सकते हैं, देखिए नव संस्थागत उपागम में यह उपागम संस्थाओं को आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करता है। और उधर लिखिए नंबर 1, केवल राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में ही अध्ययन करता है। केवल राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में ही अध्ययन करता है। नंबर 2, संस्थागत, नव संस्थागत में नंबर 2 अभी बता रहा था, जो बता रहा था उसी जोड़ देता हूं। आप देख रहे हैं कि नव संस्थागत उपागम क्या करता है, व्यक्तिगत आचरण के साथ संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, व्यक्तिगत आचरण के साथ संरचना आबलिक संगठन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और उधर लिखिए नंबर 2, संस्थागत उपागम में यह संस्थागत संरचना आबलिक संगठन पर ही ध्यान केंद्रित करता है। संस्थागत संरचना तथा संगठन पर ही ध्यान केंद्रित करता है। और तीसरा बात समझिए, अभी मैं बता रहा था ये जो नव संस्थागत उपागम है वह विश्लेषणात्मक पद्धति की बात करता है। नंबर 3, विश्लेषणात्मक पद्धति को राजनीतिक व्यवहार से जोड़ता है। विश्लेषणात्मक पद्धति को राजनीतिक व्यवहार से जोड़ता है। और उधर लिखिए संस्थागत उपागम में संस्थाओं की व्याख्या पर ही ध्यान केंद्रित करता है। संस्थाओं की व्याख्या पर ही ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, अभी मैं बता रहा था कि नव संस्थावाद क्या करता है, नीति और प्रशासनिक आचरण के निर्धारण के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया पर ध्यान देता है कि आप जो है सीमा में बंध कर अध्ययन मत करिए, वास्तविक व्यवहार पर ध्यान दीजिए। नंबर 5, नव संस्थागत उपागम, इसमें लिखिए यह उपागम नीति तथा प्रशासनिक आचरण के निर्धारण के लिए संस्थाओं के
स्वतंत्र अध्ययन पर बल देता है, संस्थाओं के स्वतंत्र अध्ययन पर बल देता है, अर्थात वास्तविकता पर ध्यान देता है। और उधर लिखिए, अभी बताया कि जो संस्थागत उपागम है, इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है, वह औपचारिक और संरचनात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देता है। उधर लिख दीजिए, संस्थावाद औपचारिक तथा संरचनात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देता है, औपचारिक तथा संरचनात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देता है। ठीक है, तो ये मैं बताया। अब आप देखे होंगे कि जो आप लोगों का पहला टॉपिक है, यूनिट 4 में जो पहला टॉपिक है, उसमें हमने आपको तुलनात्मक राजनीति बताया, तुलनात्मक विधि बताया, तुलनात्मक पद्धति बताया। फिर आप लोगों को डेविड ईस्टन और आमंड का उपागम बताया। फिर आप लोगों को राजनीतिक संस्कृति उपागम बताया। तो ये जो टॉपिक है पहला, सामान्यतः उसमें ये सब चीज पढ़ना था, और इसको हम लोगों ने देखिए संस्थागत उपागम और नव संस्थागत उपागम को लिया, क्योंकि ये सिलेबस में रखा गया है। तो थोड़ा सा हम लोग को जो है दोनों में अंतर भी जानना है, इस तरह से इसको पढ़ना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।